हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल रहमान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का है, जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। ये आपको पेज 135 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। सो यू ऑल स्टडी इन मैट्रिक और नाइन्थ फिज़िक्स कि मैटर हर वो चीज़ जो जिसका कोई वज़न हो और वो कुछ ना कोई जगह घेरे। सो मैटर क्या है जी? हर वो चीज़ जो कोई वज़न रखे और जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। सो इन अदर वर्ड मैटर हैज़ वॉल्यूम एंड मैस। तो मैटर उसका वॉल्यूम भी लाजमी होगा और मैस भी लाजमी होगा। ठीक है, तो मैटर की कुछ स्टेट्स हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ से देखें कि सॉलिड को हम मेल्ट करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को वेपोराइज करें तो गैस, गैस को आयोनाइज करें तो प्लाज्मा बनेगा। अब इसका रिवर्स भी है, प्लाज्मा को डी आयोनाइज करें तो गैस बनेगी, गैस को कंडेंस करें तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फ्रीज करें तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ये जनरल उसने ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही सॉलिड्स का है, चैप्टर का नाम है सॉलिड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है वो गिवन है कि डेफिनेट मैस होगा सॉलिड का, वॉल्यूम और शेप कोई ना कोई उसकी गिवन होगी, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ही शॉर्ट होगा, शॉर्टर डिस्टेंस होगा, और उनके दरमियान जो फोर्सेज होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो फिर्मली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होता है आपस में। रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है कि आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ये कुछ शेप्स हैं, देख सकते हैं आप, उसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप है। ठीक है, कोई ना कोई वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। और नेक्स्ट मूव करें तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो कि आपके पेज 135 पे ही स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ सॉलिड में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम आगे फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्स्ट, सेकंड है जी अमॉर्फिस, इसका दूसरा नाम है ग्लासी सॉलिड। ये बात आपने याद रखनी है, अमॉर्फिस और ग्लासी सॉलिड, ये साथ में स्वीट कैंडी गिवन है, तो ये इसकी एग्जांपल है अमॉर्फिस सॉलिड की। और उसके बाद है पॉलीमेरिक सॉलिड, जिसके अंदर आपकी बॉटल्स आती हैं, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, पीवीसी पाइप्स हैं, सारे पॉलीमेरिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टल्स हैव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। इसमें एक ही बात आपने याद रखनी है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और सिमेट्रिकल होता है। ये दो बातें, स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा और सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्री में होगा। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस इन क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, बेतरतीब में नहीं होंगे, वो एक सीक्वेंस में होंगे। तो इसके एग्जांपल्स में है आपके पास, देखेंगे आप शेप है इसकी, तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, एक 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 अरेंज पैटर्न में अपने आप को एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो मेटल्स में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो है आयरन, जिंक, कॉपर। आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड और है जी सेरेमिक्स के अंदर जिरकोनिया आता है। अब ये जिरकोनिया क्या है? जो आपके वॉशरूम्स के अंदर फ्लशेज होते हैं, वो जिस मटेरियल का बना होता है वो जिरकोनिया का बना होता है। ठीक है, जो बेसन्स होते हैं वो भी जिरकोनिया मटेरियल के बने होते हैं। तो देखिए वो हार्ड होता है बिल्कुल। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, डेफिनेट शेप होगी, रियल सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिकल होंगे। तो ये बातें आपने याद रखनी है, बुक पे भी आपको यही पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद है अमॉर्फिस सॉलिड। अमॉर्फिस सॉलिड कौन से होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनके एटम्स अरेंज्ड नहीं होते, रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। ठीक है, तो सॉलिड इन विच प्रॉपर्टीज आर नॉट अरेंज्ड इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, और द सॉलिड्स दैट लैक द ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। तो इसके एग्जांपल है ऑर्डिनरी ग्लास, जो आपके पास नॉर्मल ग्लास हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वो क्या है? अमॉर्फिस सॉलिड है। देखें उसके अंदर क्या होता है, जो एटम्स हैं वो अरेंज नहीं है, डिफरेंट बेतरतीब अंदाज में एटम्स पड़े हुए हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कर्व शेप होती है, सरफेस होती है इनकी, और अनसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? दे आर सेड टू बी मोर और लेस सॉलिड। अब ये ना अमॉर्फिस सॉलिड के अंदर आते हैं, ना पॉलीमेरिक सॉलिड के अंदर, सॉरी, ना ये अमॉर्फिस सॉलिड के अंदर आते हैं, ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। इन इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लाई करती हैं। ठीक है, तो देखिए देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन एन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फिस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, दे कैन बी
दे कैन बी सैड टू बी पार्शली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो नेचुरल कौन से होता है, सिल्क और वूल, और सिंथेटिक कौन से होते हैं, प्लास्टिक या सिंथेटिक रबड़। जो हम प्लास्टिक प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो खुद से तैयार करते हैं, और उस प्रोसेस को जिसके तहत हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये आपकी बुक में मेंशन है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि लैक ऑफ कंडक्टिविटी, इसमें करंट नहीं पास करता, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। जैसे देखें ये शॉपर बैग है ना, अब शॉपर बैग का क्या है कि अपनी उसका अपना वेट बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें उसमें कितना आप वेट हैंग कर सकते हैं। आप अगर बाजार में जाएं तो कोई चीज़ खरीदने जाएं, तो आप शॉपर बैग में बहुत ज़्यादा 5 kg तक उसमें इजीली, जो नॉर्मल शॉपर बैग होता है तो उसमें कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ना कोई कलर होता है और कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो सारे गिवन है ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टल लैटिस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, तो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न। अभी हमने देखा ना क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके एटम्स आपस में अरेंज होते हैं, बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में आते हैं, तो वो एक एक 3 डायमेंशन या थ्री डायमेंशन पैटर्न होता है जिसको अपने आप को रिपीट करता है ओवर एंड ओवर अगेन। तो उसका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो देखें, द होल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और इसकी मैं नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये इसमें देखें NaCl का एक पीस है, जिसमें से हम एक अगर यूनिट सेल लेना तो ये यूनिट सेल है। ठीक है, देखिए इसमें रेगुलर पैटर्न है, बिल्कुल अरेंज्ड है अपनी एक एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ एक रेगुलर पैटर्न के अंदर है। तो ये यूनिट सेल अपने आप को बार बार रिपीट करता है और पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 है। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। ठीक है, देखें रियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजिड बट कैन डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस फोर्स। हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसके शेप को। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, फोर्स विच कैन चेंज द शेप द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखें एक बॉल है, बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाएं दोनों साइड से, तो इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, अब इसी चेंज की बेस पे अगर हम फोर्स को हटा दें तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए या ना आए, तो इसी बेस पे आगे हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी ये है कि आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, जैसे आपके पास रबड़ बैंड नहीं होता, आप रबड़ बैंड को खींचें, वापस छोड़ें, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखिए, अ बॉडी regain its original shape and size after the removal of deforming force, it is said to be elastic body and this property is called elasticity। ठीक हो गया जी। और अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है जी। So if a body does not regain its original size and shape after removal the deforming force, it is said to be plastic body and this property is called plasticity। ठीक है जी। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो बेसिक चीज़ है वो है स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस होता है किसी बॉडी के कितने एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, वो बेसिकली स्ट्रेस कहलाता है। सो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो इसके अगर हम यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला उसका प्रेशर का भी होता है, प्रेशर भी तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी ये आप डायमेंशन देख लें कि M1 L-1 और T-2। ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में स्टडी की थी डायमेंशंस, तो वहीं से इसकी डायमेंशन निकाली हुई है। तो ये स्ट्रेस हो गया। आप देखते हैं स्ट्रेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें, अगर उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है जी। सो द रिस्टोरिंग फोर्स set up per unit length or per unit cross section area of a body when its length of the body increase। क्या आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी की लेंथ चेंज होगी, तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द चेंज इन वॉल्यूम, कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाए उसको वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है कि बॉडी पे फोर्स लगाएं, अगर उसकी शेप ही चेंज हो जाए
तो उसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए मेंशन की है ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं डेफिनेशन को। नेक्स्ट है जी स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन बेसिकली होता है द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या है, डायमेंशन में लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, उसकी शेप भी हो सकती है। क्या आपने बॉडी पे फोर्स लगाई, उसकी लेंथ में कोई ना कोई चेंज आया, तो जितना चेंज आया उसको ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। देखिए स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि दोनों एक ही क्वांटिटी होंगी डायमेंशन में, ऊपर भी लेंथ आएगी नीचे भी लेंथ आएगी, तो लेंथ दोनों को यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये एमसीक्यूज में आता है। अब जैसे स्ट्रेस की 3 टाइप्स थी वैसे स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स होंगी, लेंथ के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से और शेप के लिहाज से। तो देखिए अगर तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में जो रेशो है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं और टेंसाइल भी बोलते हैं, ठीक है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कौन सा होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए उसकी शेप में चेंज आए तो कितने एंगल का चेंज आया उसमें, ठीक है, इसको हम टेन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये स्ट्रेन की टाइप्स होगी। अब चलते हैं इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से जाने से पहले आपको हुक्स लॉ का पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ होता है कि अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो वो जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये उसकी कंडीशन है कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर जाना है, रहना है, इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तो अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर ये हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को डिवाइड कर दें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहीं से पे निकलेगा जो इसका कांस्टेंट है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। और लास्ट में अब देखें स्ट्रेन का मैंने अभी बताया कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट होता है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही इलास्टिसिटी का यूनिट होगा, ठीक है जी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन एज स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन इज हैविंग अ यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वाला ही यूनिट होगा, स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस करते हैं। तो उसकी 3 टाइप्स हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो अब इसको ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है, रिजिडिटी। यंग्स का तल्लक लेंथ से है, बल्क का जो रिलेशन है वो वॉल्यूम के साथ है, और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या शेयर मॉडुलस है उसका तल्लक शेप के साथ है। तो आगे मूव करते हैं जी। सबसे पहला जी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका जो सिंबल है वो y है, इसको y से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए मैं आपको पहले इसलिए पढ़ाया टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। अब इन दोनों की अगर हम रेशियो ले लें तो वो क्या बनेगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो उसको हम y की फॉर्म में, y इसका सिंबल है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल, ठीक हो गया, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी शेप है, देखें आपने इस तरफ फोर्स अप्लाई की तो पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ ये वाली थी, फिर लेंथ में कोई ना कोई चेंज आ गया, ये डेल्टा एल है, ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये फोर्स आपने अप्लाई की एरिया। इन तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें फॉर्मूले में तो आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में एक टेबल भी गिवन होगा जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स की इलास्टिसिटी गिवन होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी शेप आप देख लें, आपने प्रेशर अप्लाई किया इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया, वॉल्यूम कम हो गया, थोड़ा हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, के इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है और डेल्टा वी ओवर वी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें जो नेगेटिव साइन है ना, ये आपको बता रहा है कि वॉल्यूम इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा।
और इसके लास्ट टाइप है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain is called shear modulus of elasticity, इसका फॉर्मूला है। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर टेन थीटा, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेन होता है वो टेन थीटा होता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम इक्वल टू थीटा भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उसमें वैल्यू आती है थीटा की। तो ये आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इसके हमने इधर से फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है, टिल्ट हो गया तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एंगल में चेंज आया, ठीक है जी। तो ये तीन टाइप्स थी, हमने पहला यंग मॉडुलस पढ़ा, फिर बल्क पढ़ा, फिर शेयर, और ये लास्ट में देख सकते हैं आप शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियो बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।